हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेरी 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 गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग विरान, गुड इवनिंग रोहित एंकर, गुड इवनिंग अश्विनी, गुड इवनिंग पीयूष। कैसे हो सब? क्या हालचाल? क्या हालचाल बच्चों, कैसे हो? आज हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? तो स्टार्ट कर ही लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपना, है ना। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं पहले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस तरह का चैप्टर है ना। तो सबसे पहली चीज दिमाग में रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में एक बात अगर हम बात करें, है ना, इसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको पता ही होगा शायद, नहीं पता है तो एक बार मैं उसके बारे में बतला देता हूँ। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, फिर कोनिक सेक्शन आगे बढ़ेंगे तो पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, है ना। तो अगले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करें तो ओवरऑल आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। कोई बोले स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का वेटेज, तो हम लोग बोले कि वेटेज ठीक ठाक रहता है। जेई मेन में भी रहता है इसका वेटेज, और जेई एडवांस में भी रहता है इसका वेटेज, है ना। जेई मेन में भी इसका वेटेज रहता है और जेई एडवांस में भी इसका वेटेज रहता है, अच्छा खासा वेटेज रहता है ना। अगर हम जेई मेन में बात करें तो जेई मेन में इस वाले चैप्टर का कम से कम एक सवाल तो आपका रहता ही रहता है ना। कम से कम एक सवाल इसका रहते ही रहता है। कभी कभी एक से ज्यादा भी किसी किसी पेपर में देखने को मिल जाते हैं, बट एक सवाल तो आप मिनिमम मान ही लीजिए। फिर इसी तरीके से सर्कल का भी एक सवाल करीब करीब रहता ही है, फिर पैराबोला का भी रहता ही है, और इन दोनों को मिला के एक सवाल जरूर से रहता है। मतलब आप अगर आप देखोगे तो जेई मेन में अगर मैं बात करूं तो एक एक सवाल अगर हम सबके भी काउंट कर ले तो कम से कम 5 सवाल, यानी कि 5 इंटू अगर आप 3 करोगे या 4 जो भी है, जो भी है 15-20 नंबर के आसपास का तो रहता ही रहता है ना। और कभी कभी उससे ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जेई एडवांस में बात करें तो सर्कल का पक्का ऐसे रहता है। इधर तो आप देखोगे हर साल सर्कल का कुछ ना कुछ सवाल आपका मिलता ही मिलता है, और वैसे स्ट्रेट लाइन का भी रहता है लेकिन थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम है। ये अब मैं जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ। जेई मेन में मैंने क्या बोला कि स्ट्रेट लाइन का रहेगा, सर्कल का रहेगा, पैराबोला का रहेगा, एलिप्स, हाइपरबोला को मिला के मैंने एक काउंट कर लिया, है ना। तो 4 सवाल मिनिमम टू मिनिमम रहेगा, 5 तक जा सकता है ना। अगर मैं जेई एडवांस की बात करूँ तो स्ट्रेट लाइन में फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है दोस्तों, लेकिन हो सकता है आपके साल आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। सर्कल में पक्के से एक सवाल तो रहता ही रहता है। पैराबोला और इन सब का मिला के कॉम्प्रिहेंशन वगैरह रहता ही है। अलग अलग सवाल भी बनते हैं ना, कॉम्प्रिहेंशन भी बनता है, कॉम्प्रिहेंशन ही बनता है। मैच द कॉलम में सवाल आ जाता है बहुत बार, है ना। मैच द कॉलम में सवाल आ जाता है, तो मैच द कॉलम में खुद में ही ये बहुत बड़ा मतलब वेटेज रख लेता है फिर, है ना। तो जेई एडवांस के हिसाब से देखोगे तो ये अच्छा खासा वेटेज रखता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। अगर हम बात करें तो 20 नंबर का तो आप दोनों पेपर मिला के 20 से 25 नंबर का आप मान सकते हो कि जेई एडवांस में तो ये वेटेज रखता ही रखता है। तो इस हिसाब से देखो तो वेटेज वाइज यस इट इज जेई मेन में और जेई एडवांस दोनों में इंपॉर्टेंट है ना। और बिल्कुल आप देख सकते हो सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल मतलब कि भाई स्ट्रेट लाइन सीखोगे तो सर्कल सीखोगे, फिर पैराबोला, फिर एलिप्स, फिर हाइपरबोला। बीच में एक आध अगर गड़बड़ कर दिया, है ना, तो फिर आगे भी गड़बड़ होने की चांसेस आपको मिलेंगे, है ना। तो इसलिए शुरू से ही इसके होमवर्क को थोड़ा अच्छी तरीके से करेंगे, राइट। शुरू से ही इसके होमवर्क को थोड़ा अच्छी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट बात इसकी बात करें कि किस तरह का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इजी, मीडियम और टफ में हम कहाँ रखते हैं इसको। इजी, मीडियम और टफ में इसको हम कहाँ रहते हैं। तो देखो ओवरऑल तो हम अगर बात करें, ओवरऑल ओवरऑल है ना, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये इजी साइड में ही फॉल करेगा, है ना। अगर हम इसको ओवरऑल बात करें तो ये इजी टू मीडियम में आप इसको रख सकते हैं ना, इजी टू मीडियम में रख सकते हैं, इजी टू मीडियम। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर हम इजी टू मीडियम अगर हम बात करें, क्योंकि सीखने के लिहाज से बहुत इजी है, काम करने के लिहाज से भी बहुत इजी है,
लेकिन बस इसमें एक दिक्कत क्या आती है कि हम को टाइम बहुत लगता है। यानी जब हम इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, हम इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, तो ये टाइम काफ़ी लेता है। टाइम टेकिंग है। यानी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाइएगा, तो आपके पास आपको खूब सारा समय चाहिए होता है कि भाई हम उसको एनालाइज़ कर सकें प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से, ठीक है ना? तो टेस्ट वगैरह जब देते हैं, तो इस तरह के सवालों को करने में समय बहुत लग जाता है ना? और फिर बच्चों को लगता है कि यार इसमें समय इतना लगता है, तो फिर हम कैसे कर पाएँगे इस तरह की चीज़ों को? तो इसके लिए एक स नॉर्मल सी चीज़ समझिएगा, जैसे फिज़िक्स अलग तरह का सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री अलग तरह का है, कोऑर्डिनेट एक अलग तरह का है, मैथ्स एक अलग तरह का है, उसमें कोऑर्डिनेट एक अलग तरह का है। कोऑर्डिनेट रिक्वायर्स रेपिटेशन नॉर्मल चैप्टर से इसमें ज्यादा चाहिए होता है। अगर आप नॉर्मल चैप्टर से ज्यादा रेपिटेशन कर रहे हो इसके, जैसे आप नॉर्मली किसी चैप्टर को 2 बार रिवाइज कर रहे हो, 3 बार रिवाइज कर रहे हो, है ना? तो इसमें आप समझ के चलो कि 2+2 करना पड़ेगा, यानी कि 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। 4 बार चीज़ों को देखना पड़ेगा। तब जाके आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें एकदम था बना लेंगी, एकदम आपको फिट हो जाएँगी, तब जाके आप किसी चीज़ को गिवन टाइम में आप क्रैक कर सकते हो। बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि नॉर्मली किसी सवाल को कर रहे हो, आपको 3 से 4 मिनट में हो रहा है, इसको कर रहे हो 5, 6, 7 मिनट तक जा रहा है। 5, 6, 7 मिनट तक, 7 मिनट तक जा रहा है, कभी-कभी हो सकता है उससे ज़्यादा भी जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक लूप है, एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, जिसके थ्रू ये सेटल होने वाला है। यानी कि इसको अगर आप बार-बार रिपिटिशंस करोगे, तब जाके ये बढ़िया होगा। और खासकर इसमें जो 2 चैप्टर हैं आपके शुरू वाले, स्ट्रेट लाइन और सर्कल, इसके रिपिटिशंस थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं। इसके रिपिटिशंस थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं। अगर इसके रिपिटिशंस आपने अच्छे खासे कर लिए हैं, तो इधर की साइड अगर आप थोड़ा कम रिपीट भी करोगे ना, थोड़ा कम भी रिपीट करोगे, तो भी आपका काम बन जाता है, तो भी आपका काम बन जाता है। लेकिन हाँ, इन दोनों चैप्टर्स का रिपिटिशन थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशनल बातें हैं, है ना? ये सब चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, तब जाके हम उसी चीज़ों को आगे भी अप्लाई कर पाएँगे। तो आप मान के चलिए कि अगर कोई बोलता है कि किस तरह का चैप्टर है, इजी है, मीडियम है, टफ है, तो आप इसको इजी से मीडियम में स्केल कर सकते हो, है ना? कैलिब्रेट कर सकते हो इस चीज को। लेकिन हाँ, इसी चीज को सीखने में, सॉल्व करने में समय ज्यादा लगता है, और समय ज्यादा लगता है तो फिर आपको रिवीजन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जब आप रिवीजन बढ़ाओगे तभी है। तो आप अगर मेरे को कल होके बोलते भी हो कि यार सर इसमें समय बहुत ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन को, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं आप बता रहे हो। मैं जो आज आपको ये बात बतला रहा हूँ चैप्टर शुरू होने से पहले, आप चैप्टर स्टार्ट करोगे, उसमें काम करोगे, तो आपको ये फील आएगा। इसका मतलब क्या है? उसको छोड़ दिया जाए? नहीं। इसका मतलब है कि जो कहा जा रहा है कि उस चीज को रिपीट कीजिए, बार-बार देखिए, करिए, तभी जाके वो स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। अदरवाइज़ तो आप सोचोगे कि एक बार कर लिया उससे हो जाएगा, तो नहीं हो पाता है ना? फिर तो टाइम बहुत लगता है, 10 मिनट, 15 मिनट। इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होंगे, इक्वेशंस होंगे जो आपको याद रखने होंगे, और ये भी याद रखना पड़ेगा किस कर्व के लिए लग रहे हैं। बहुत बार हमें पता होता है कि ये चीज लगती है, और पता चलता है कि वो किसी और कर्व के लिए हमने याद किया हुआ था, और वो कोई और कर्व था, आपने उस कर्व में लगा दिया। तो जब आप याद कीजिए, तो थोड़ा कैटेगोरिकल होके याद कीजिए कि किस चीज के लिए ये याद किया है। तब थोड़ा-थोड़ा आपकी एक्यूरेसी भी बढ़िया होगी, और जब रिपीटिशन करोगे तो आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी, है ना? तो थोड़ा आपको मेहनत चाहिए होगा, लेकिन एक बार अगर हमने अच्छी मेहनत कर ली, तो जेईई एडवांस में 20 नंबर कम नहीं होते दोस्त, है ना? 20 नंबर में लोगों की ज़िंदगियाँ बन जाती हैं, ठीक है? बाकी आपके ऊपर है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं मेरे ख्याल से। कुछ और पूछना है तो बता दीजिए। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कब तक होगा? तो ओवरऑल मैं थोड़ा-थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ नंबर ऑफ लेक्चर्स का। आप गणित में मेरे ख्याल से काफ़ी जोरदार होंगे। तो हो जाएगा। इसमें हमारे को 9 से 11 लेक्चर के बीच में कुछ भी लग सकता है, 10 भी लग सकता है, 9 भी लग सकता है, 11 भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन थिंग्स, है ना? इसमें भी करीब से करीब वही है, 9 से 11 लेक्चर का है। इसमें 6 से 8 टाइप का है ना? इसमें हम मान के चलें 4, और ये भी आप 4 मान के चलिए ना। तो यानी कि अगर हम लोअर साइड में पकड़ते हुए चलिए, तो 9 9 18 6 24 4 28 4 32 32 लेक्चर्स आपकी लोअर साइड में लगने ही लगने वाले हैं, है ना? और अगर हम बात करें महीने में, अगर अल्टरनेट डे पे हमारी क्लास हो रही है, तो 12, तो करीब-करीब 2 से 3 महीने का समय लग सकता है ना? मतलब करीब-करीब 12 दूनी 24, 12 तिया 36, हाँ, मतलब 3 महीने का समय आपको लग ही जाएगा करीब-करीब। तो अब तक के में आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी खत्म हो जाएगा, है ना? तो अभी हम सितंबर में चल रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यानी दिसंबर के मिड तक हमारा ये चीज़ खत्म हो जाएगा, है ना? तो कोई टेंशन की बात है नहीं। ठीक है?
क्योंकि हम ऑल्टरनेट चल रहे हैं। अगर हम डेली चल रहे होते तो बहुत जल्दी हो जाता है ना। 2 महीने से थोड़ा ज्यादा ही लगेगा बेटा, है ना जी बर्मन जी। ठीक है, तो ऐसा लोड भी नहीं है अपना, मतलब ठीक है ना। तो अब बहुत ज्यादा भगा भी नहीं सकते हैं। अब कोई बोले कि सर आप खत्म कर दो, तो खत्म तो फिर 4-4 5-5 लेक्चर में भी किया जा सकता है ना। जैसे ऑनलाइन में लोग पढ़ा देते हैं कि बस इतना सा पढ़ लो काम हो जाता है ना, तो उससे काम होता नहीं, उनका काम हो जाता है जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। ड्रॉपर के लिए कौन सा 11th का बाकी रहेगा? मेरे ख्याल से ड्रॉपर के लिए तो सब हो ही गया है, करीब करीब हो गया। कुछ बाकी रहा तो मुझे अभी थोड़ा ध्यान नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हमने बेसिक मैथ्स कर ही लिया है, कंपाउंड एंगल कर ही लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो ही गया है, एसओटी हो ही गया है, पीएनसी बाइनोमियल हो ही गया, क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस हो गया, सेट भी हो ही गया है, और कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे ख्याल से। यही है करीब करीब, और तो क्या है, डिटर्मिनेंट भी हो ही गया है, मैट्रिसेस भी हो ही गया है ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही है 11th का तो टॉपिक, और तो कोई टॉपिक है नहीं आपका। या आप में से किसी को याद आ रहा है तो बताओ, मेरे ख्याल से तो यही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलो भैया, कल ही बतलाया मेरे ख्याल से, है ना। शायद आप कल की क्लास में गायब होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डिस्टेंस फॉर्मूले से ही शुरुआत करते हैं ना। डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि आपका जाना पहचाना फॉर्मूला है ना, क्लास 10th में भी आपने देखा था। क्लास 10th में भी आपने देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, हम लोग को जो पढ़ना होता है दैट इज कार्टेशियन सिस्टम, है ना, 90 डिग्री वाला। तो अब उतना बेसिक जाके मैं नहीं बतला रहा हूँ, क्योंकि 10th में आपने देखा होगा ये सब सिस्टम, है ना। तो उसमें अब ये पॉइंट x कॉमा y होता है, ये इससे डिस्टेंस, वो इससे डिस्टेंस, वो सब चीजों पे मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि 10th में इतनी चीजें बतला दी जाती हैं। इनफैक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले तक की चीजों पे बात हो जाती है ना, वहां तक आप नॉर्मली कैलकुलेट करना जानते हैं ना। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे चैप्टर, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में ऐसा कुछ पढ़ने वाले नहीं। हाँ, कहीं भी पोलर कोऑर्डिनेट का जिक्र हो तो आप x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कहीं भी पोलर कोऑर्डिनेट का यूज हो रहा हो तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लेंगे, छोटा सा, ऐसा कोई इशू नहीं। चाहो तो अभी भी बता दूं, है ना, कि कार्टेशियन जो अपना सिस्टम है उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं भाई x कॉमा y, लाइक दिस, है ना, जिसमें x को एब्सिसा कहते हैं, और है ना, x को एब्सिसा कहते हैं और y को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, है ना। x को एब्सिसा कहते हैं और y को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो ये चीज आपकी y होती है ना। x एक्सिस जो है उससे जो दूरी है वो y है, और y एक्सिस से जो दूरी है उसको हम x कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट की किस क्वाड्रेंट में है, और तो x और y के जो वैल्यूज हैं, यानी कि पहले क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं कन्वेंशनली। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट कैसा होता है, पॉजिटिव। फिर इधर हम लोग बोलते हैं क्या, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y क्या होता है, नेगेटिव। तो ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं, सब बच्चे जानते होंगे सब, ठीक है ना। दूसरी बात है कि ये कार्टेशियन सिस्टम है जिसमें हम x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बोले सर आप पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में कह रहे थे, उसका क्या है? तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि हम r और थीटा के टर्म में चीजों को लिखते हैं। मतलब r मतलब ओरिजिन से ये जो अलजेब्रिक दूरी है, इसको हम लोग r कहते हैं। और ये जो x एक्सिस एंगल बना रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, थीटा, है ना। ये वाली दूरी को हम r कहते हैं और ये वाले एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना। और इस पॉइंट को फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं एज r थीटा, एज r थीटा। r और थीटा के हिसाब से आप फिर सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। कोई पूछे सर x y और r और थीटा में क्या रिलेशन है, आंसर इज यस।
अगर ये बच्चों आर है, ये थीटा है, तो ये आपको पता होगा ये होता है आर कॉस थीटा, निकाल सकते हो कॉस थीटा से, है ना। और ये वाला कितना होता है आर साइन थीटा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, जहां आर और थीटा दोनों वेरिएबल है, जैसे x और y वेरिएबल है, और ऐसे ही आर साइन थीटा। तो कार्टेशियन से पोलर में जाने का, है ना, ये बेहतरीन मौका है। इसी से हम जाते हैं, किससे, कार्टेशियन से पोलर में या पोलर से कार्टेशियन में, है ना। तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, जहां आर और थीटा दोनों किस तरह की चीजें हैं, वेरिएबल चीजें हैं, जैसे x और y वेरिएबल है वैसे आर थीटा वेरिएबल है। ठीक है भाई। चलो डिस्टेंस फॉर्मूले पे आते हैं, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूले पे कोई लिख रहा हो तो वेट डाल देना, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूले पे लिखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले में एक लाइन लिखिएगा, टू फाइंड द डिस्टेंस, टू फाइंड द डिस्टेंस between 2 points, to find the distance between 2 points x1 comma y1, to find the distance between 2 points x1 comma y1 and x2 comma y2, to find the distance between 2 points x1 comma y1 and x2 comma y2। to find the distance between x1 comma y1 and x2 comma y2। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, इसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं दोस्त, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें यार परपेंडिकुलर चाहो तो आप ड्रॉ कर दो यहां से, और इसके बाद ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, है ना। तो खूब सारे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इधर से। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वाला लेंथ कितना है, तो बच्चों अगर आप इस पॉइंट की बात करोगे ना, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x2 होगा, वर्टिकल लाइन है। अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 है, तो इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2, है ना। और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर y1 है, तो ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा y1। आप सहमत होंगे मेरे ख्याल से, है ना, कि इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट x2 है, c का भी x कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा। और a का अगर y कोऑर्डिनेट है y1, तो ये सेम हाइट पे है x एक्सिस से, तो इसका भी क्या होगा y1। तो कोई पूछे ये दूरी कितनी हुई सर, तो ये दूरी हुई भाई x2 माइनस x1। कोई पूछे ये दूरी कितनी हुई सर, तो ये दूरी होगी बच्चों, देखना यहाँ y2 है और यहाँ y1 है, तो ये दूरी होगी y2 माइनस y1। तो ये अगर कोई पूछता है मेरे से कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस AB, तो जय पाइथागोरस बोलते हुए आपको रूट अंडर लगाना पड़ेगा, और रूट अंडर में क्या होगा दोस्त, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देख लीजिए कहीं भी कुछ अटक गए होंगे तो बता दीजिएगा, है ना। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, लेकिन मैंने ऑलरेडी अच्छा खासा एक्सप्लेन कर ही दिया है, वैसे फिर भी देख लीजिएगा फिर भी। तो दिस इज गोइंग टू बी योर डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, गाइस। दिस विल बी डिस्टेंस फॉर्मूला। Okay, next is guys section formula, next is section formula। सेक्शन फॉर्मूले से भी थोड़ी बहुत नजदीकियां बन ही जाती हैं, बट फिर भी अगर नहीं बनी होंगी तो अपन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे आपकी, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला, है ना, सेक्शन फॉर्मूला जैसे हम इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए, है ना, मान लीजिए एक कोई रॉड है या कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ दिया हुआ है 5 यूनिट, है ना, 5 यूनिट। और ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनके नाम है ए और बी। क्या है, क्या है, क्या है, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक लेंथ, मतलब एक स्टिक है, रॉड है, या कुछ भी आप बोल सकते हो, एक लाइन सेगमेंट है, जो भी आपकी बोलने की इच्छा हो आप बोल सकते हैं ना। हम लोग बोल रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ क्या है आपका 5 यूनिट लेंथ है ना।
और कोई बोलता है एक पॉइंट सी है जो इस ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:2। ए बी को जब मैं बोलता हूं तो ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी। तो कोई बोलता है कि एक पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:2, ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:2। जब ए बी बोल रहे हैं, ए बी मेंशन कर रहे हैं, नॉट बी ए, है ना। तो इस चीज को थोड़ा फोकस कीजिए, क्या बोला जा रहा है ना। तो जब मैं ए बी बोल रहा हूं और यहां पे हमने बोला कि भाई एक सी पॉइंट है जो इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो इस लाइन के ऊपर ऐसे दो पॉइंट्स मिलेंगे आपको। एक जो इस ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि सी से थोड़ी सी दूरी ज्यादा है, AC इज ग्रेटर इन कंपैरिजन विद CB, है ना। तो A से थोड़ा ज्यादा दूर होगा और B से थोड़ा नजदीक होगा, और ऐसा होगा कि इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा होगा। तो टोटल लेंथ अगर 5 यूनिट का है और 3:2 लेंथ में ही डिवाइड हो रहा है, 3:2 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 यूनिट लेंथ होगा, है ना। और इसके आगे वाला जो होगा वो 2 यूनिट लेंथ होगा, है कि नहीं। तो अगर कोई बोले कि ये पॉइंट जो इसके AB के अंदर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डिवीजन का पॉइंट। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डिवीजन का पॉइंट। एक और पॉइंट होगा, है ना, इसी लाइन पे थोड़ा आगे, क्योंकि A से दूर है ना, जो इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा होगा। जैसे अगर इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ना भाई C डैश, है ना, तो हमारे पास एक पॉइंट था जो इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा था। आप देखिए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था दोस्त, 3:2 में। आप एकदम आराम से देखते रहिएगा, है ना। आपको ये कॉमन सेंस से चमका कि जब मैं बोलता हूं कि 3:2 में डिवाइड करेगा, तो एक पॉइंट तो अंदर होगा और एक पॉइंट बाहर होगा, और ऐसे होगा कि AC डैश अगर 3 है ना, अगर ये टोटल 3 है, तो BC डैश या C डैश भी ये 2 होगा, ये 2 होगा। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि जो A टू B पॉइंट का जो होगा ना, वो क्या होगा, 1 होगा। अगर ये 1 होगा तभी तो टोटल 3 होगा, है ना। तभी तो ये टोटल क्या होगा, 3, क्योंकि ये 2 है, कोरस्पॉन्डिंग, है ना, रेशियो की बात कर रहे हैं, तो ये टोटल 3 है, समझना ध्यान से, है ना। और ये 2 है तो ये 1 होगा। यानी कि अगर 1 5 को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, तो 2 किसको कोरस्पॉन्ड करेगा, 10 को कोरस्पॉन्ड करेगा। मतलब ये जो C डैश पॉइंट है वो B से 10 यूनिट पे होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये 10 यूनिट होगा। आप सोचो, अब आप आराम से सोचो, है ना। अभी ये देखने में नहीं लग रहा है, क्योंकि फिर मुझे आगे बनाना पड़ेगा, है ना। अगर आप समझदार आदमी है तो समझ जाएंगे, नहीं समझदार है तो मैं कितना भी बना दूंगा, क्या ही समझेंगे आप, है ना। तो हम लोग बोले कि ये 10 यूनिट है और ये क्या है, टोटल 5 यूनिट है। तो आप सोचो A से ये कितनी दूरी पे हुआ, A से ये हुआ 15 यूनिट की दूरी पे, और B से कितनी दूरी पे हुआ, 10 यूनिट पे। तो अगर मैं बोल रहा हूं A से कोई 15 यूनिट की दूरी पे है और B से 10 यूनिट की दूरी पे है, तो क्या इसका रेशियो 3:2 नहीं आया, क्या इसका रेशियो 3:2 नहीं आया, सोचिए आप। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि कभी भी अगर हम इस चीज को मेंशन करते हैं कि AB को कोई M:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अगर M:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि डिपेंडिंग अपॉन M और N हम लोग बोल सकते हैं दो पॉइंट्स आएंगे। एक तो इंटरनल डिवीजन पे आएगा और एक एक्सटर्नल डिवीजन से आएगा। एक क्या आएगा, एक्सटर्नल डिवीजन से आएगा, ठीक है। सिर्फ एक ही केस में एक पॉइंट आता है, सिर्फ एक ही केस में। अगर कोई बोलता है 1:1 का रेशियो, है ना, अगर कोई बोलता है कि AB को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है जो कि 1:1 का रेशियो, क्यों, क्योंकि हम लोग बोले इस केस में सिर्फ मिड पॉइंट आएगा, इस केस में सिर्फ क्या आएगा, मिड पॉइंट। उसके अलावा कोई भी केस लीजिएगा तो हमेशा दो पॉइंट्स आएंगे, एक तो इंटरनल डिवीजन का पॉइंट आएगा और एक आपका आएगा एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट। ये क्या समझ में आया इस इलस्ट्रेशन के थ्रू कि क्या बोलना चाह रहे थे, कि दो दो कैसे पॉइंट्स आ रहे हैं, दो किस तरीके से पॉइंट्स आ रहे हैं, देख लीजिएगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं, बोलिएगा तभी मेरी समझ में आएगा। चलिए कुछ लिखना हूं यहां तक तो लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर अब हम सेक्शन फॉर्मूले पे चल रहे हैं ना। चलिए मेरे ख्याल से अगर लिख लिया हो तो एक लाइन लिखना है इसमें, टू डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग A and B, टू डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग A and B in the ratio M:n, to divide the line joining A and B in the ratio M:n। तो अलग क्या कि लाइन ज्वाइनिंग A and B in the ratio M:n, तो आप समझ रहे हो, फील आ रहा है आपको कि दो तरह के पॉइंट्स आएंगे, इंटरनल भी आएगा और एक्सटर्नल भी आएगा, है ना, इंटरनल भी आएगा और एक्सटर्नल भी आएगा बॉस। जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमने बोला क्या कि ये A और ये है B, और A का कोऑर्डिनेट है दोस्त x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और एक कोई पॉइंट है C
जो इसको डिवाइड कर रहा है दोस्त m/n में, है ना, जो इसको किस में डिवाइड कर रहे हैं m/n, मतलब AC अपॉन CB इज इक्वल टू m अपॉन n, है ना। AC अपॉन CB इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, m अपॉन n, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है ना। लेंथ पता है अगर AC और CB के, तो भी आपको रेशियो पता है, और अगर रेशियो पता है तब तो अच्छी बात है, उससे भी काम हो जाएगा हमारा। C के कोऑर्डिनेट को हम x, y कह रहे हैं, और ये m/n है, तो अगर इस C पॉइंट इंटरनल डिवीजन का पॉइंट है दोस्त, तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा, है ना, इंटरनल डिवीजन का पॉइंट है, तो ये कैसे मिलेगा। तब लोग कि अगर ये इंटरनल डिवीजन का पॉइंट है तो ये कैसे मिलेगा, अगर इसके बारे में हम चर्चा करें, है ना, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो सिंपल है, क्या है भाई, कि आपको याद हो तो हमने कैसे लिखा था कि जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट शुड बी रिटन एज m into x2 प्लस n into x1, है ना, ऐसे उल्टा होता है ना, कि m into x2 और प्लस n into कितना हो जाएगा x1, m into x2 प्लस n into x1 और अपॉन क्या आएगा m प्लस n, एंड सिमिलरली y भी कितना आएगा बच्चों, y भी कितना आएगा m into y2 प्लस n into y1 अपॉन m प्लस n। और ये अगर इंटरनल डिवीजन का पॉइंट है, इंटरनल डिवीजन का पॉइंट है, तो आपको तो समझ में आता ही होगा कि m और n कैसी क्वांटिटीज हैं, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि 3:2, 4:5, 7:8 इस तरह के रेशियोज होंगे, तो ये क्वांटिटीज ऑफ कोर्स m और n जो रेशियो है अगर इंटरनल डिवीजन का पॉइंट है, दे नीड टू बी पॉजिटिव, और इस तरीके से ये पॉइंट्स आ जाते हैं, है ना। कोई पूछे सर ये कैसे आया, तो इसके लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल का, है ना। ध्यान से देखिएगा, हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया दोस्त एक्स एक्सिस पे, ऐसे ही इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और इधर ड्रॉप करेंगे तो पता नहीं कहीं और चला जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, देख लो, मेरे ख्याल से थोड़ा तो ठीक ठाक हो ही गया होगा। देख लो यार, है ना, ठीक है मेरे ख्याल से। अच्छा, इसके प्रूफ पे आते हैं, है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, ए से हम एक तो परपेंडिकुलर गिराएंगे यहाँ पे, सी से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे और एक बी से गिराएंगे, गिरा दिया, फिर इधर से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, फिर उधर से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, फिर पता नहीं किधर किधर से परपेंडिकुलर गिराएंगे, और गिराते ही जाएंगे। देख लेना एक बार, है ना। ये वाला अगर पॉइंट हम बात करें और ये जो लेंथ की बात करते हैं, तो बच्चों इसका x कोऑर्डिनेट तो x ही होगा और x y1 होगा, ये सुनो आप ही बताओ, ये वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और ये वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम है, y1, है ना, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम है, तो यानी ये हो गया x माइनस x1, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ होगा y माइनस y1, आप चेक कर लो, खुद से करो, खुद ही देखो इसको, है ना। और ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं ये वाला लेंथ कितना होगा भाई, तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट है तो इसका भी क्या हो जाएगा भाई, y, और ये हो गया x2, तो यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये x2 है, ये x है, तो ये x2 माइनस x, और ये वाला कितना हुआ y2 माइनस y। नहीं समझ में आया तो बता देना, है ना, नहीं समझ में आया तो बता देना, बहुत सिंपल काम किया है मैंने, है ना, कि ये लेंथ है x माइनस x1, ये लेंथ है y माइनस y1, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा y1 माइनस y1 लिखा हुआ है, तो आप तो इसको भूल जाइए, y माइनस y1, है ना। अच्छा, इधर से ये वाला लेंथ हो गया आपका y2 माइनस y, और ये वाला लेंथ हो गया आपका x2 माइनस x। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं दोस्त, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो m/n, है ना, रेशियो पे आ जाइए, m/n इसका रेशियो इज सेम एज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू ये वाला लेंथ y माइनस y1 अपॉन कितना हो जाएगा y2 माइनस y। चेक कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो m इंटू x2 माइनस x इक्वल टू n इंटू x माइनस x1, यानी आप इसको mx2 और nx1 को इधर लाइएगा तो mx2 प्लस nx1, और इधर बनेगा nx प्लस mx। क्या आपको फील आ रहा है कि इस इक्वेशन के बाद x की वैल्यू जो है वो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n आ जाएगी। तो आई होप इसके बाद आपको दिख गया होगा कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n के बराबर ही है ना, क्योंकि m प्लस n से डिवाइड होगा और सीधा सीधा वो फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही इसको यूज कीजिएगा आप, तो यहां से आपका y कोऑर्डिनेट, यहां से आपका
y कोऑर्डिनेट भी बन जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दिस सेक्शन फॉर्मूला। और ये जो चीजें हैं ये स्ट्रिक्टली किसके लिए हैं? ये स्ट्रिक्टली इंटरनल डिवीजन के लिए। ये किसके लिए? स्ट्रिक्टली इंटरनल डिवीजन के लिए। ठीक है, देख लो कोई लिख रहा हो तो वेट डाल देना। चलो भाई, ऑलमोस्ट सबका डन आ रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में। एक्सटर्नल डिवीजन में कोई बोल रहा है ना कि भाई AC अपॉन CB m/n है ना। और C एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट है। C एक्सटर्नल डिवीजन का ध्यान से देखना बच्चों, है ना, ध्यान से देखना हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। तो हमने बोला कि भाई A है x1 y1 और B है आपका x2 y2, है ना। और एक पॉइंट C है जो है x, y और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो m/n। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसको? AB को इन द रेशियो m/n। अभी देख रहे थे हम कि C पॉइंट जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा था इन द रेशियो m/n, लेकिन अभी C पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n। तो बच्चों जो AC है वो किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है? AC इज कोरस्पॉन्डिंग टू m, है ना। ये रेशियोज हैं, है ना, रेशियोज है। और CB किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है? N को कर रहा है। ये सुनो, तो अगर AC M को कोरस्पॉन्ड कर रहा है और CB N को कोरस्पॉन्ड कर रहा है तो AB किसको कोरस्पॉन्ड करेगा? है ना, AB कोरस्पॉन्ड करेगा M माइनस N को। क्लियर है? बहुत इजी है कि हमने बोला साहब कि AC इज टू CB, है ना, देख रहा है, AC इज टू CB इज m/n दिया हुआ है। तो मैंने बोला AC M को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, ये अगर N को कोरस्पॉन्ड कर रहा है तो ये बचा हुआ लेंथ M माइनस N को कोरस्पॉन्ड करेगा। इंटरनल डिवीजन तो हमने प्रूव कर ही लिया। तो मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूं ना कि CAB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, CAB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूं ना कि B AC को इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना। जैसे कोई बोलता है CAB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो आई कैन से कि B AC को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला तो हमने प्रूव कर ही लिया है, तो उसको यूज कर सकते हैं हम। तो यानी अगर मैं पूछूं कि B का x कोऑर्डिनेट जो कि x2 है वो कैसे लिखूं, तो हमने बोला साहब कि x2 आप ऐसे लिखिए, आप ऐसे लिखिए कि दिस इंटू x प्लस n इंटू x1, है ना। तो यानी मैंने क्या कहा कि आप x2 को ऐसे लिखिए m माइनस n इंटू x प्लस n इंटू x1 अपॉन m माइनस n प्लस n अपॉन m माइनस n प्लस n। तो ये दिख रहा है ना, n कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां आएगा mx2 इक्वल टू m माइनस n इंटू x और प्लस nx1, है ना। और इसको nx1 को इधर लाइएगा तो x की वैल्यू आएगी दोस्त mx2 माइनस nx1 अपॉन अपॉन m माइनस n अपॉन क्या आएगी? m माइनस 1। और ऐसे ही y निकालिएगा ना तो my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। तो यानी कि इंटरनल में mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और एक्सटर्नल के लिए क्या हो जाएगा? mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। आप यहां एक चीज सोचिएगा, इसमें क्या हुआ है, अगर आप इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में देखिएगा डिफरेंस क्या है, तो इंटरनल में तो आप सब प्लस देख रहे होंगे, एक्सटर्नल में आप n की जगह माइनस n कर दे रहे हो, या फिर m की जगह माइनस m कर दो। दोनों चीजें सेम ही है। अब बोलोगे सर m की जगह माइनस m में तो इधर माइनस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए उसके बाद। तो अगर यहां माइनस m भी लिख देते हो तो माइनस कॉमन निकालोगे तो फिर से वही mx2 माइनस nx1 होगा, इधर m माइनस n हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली आपको फील क्या आ रही है इंटरनल टू एक्सटर्नल जाने में? क्या तो m को आप माइनस m रख दीजिए इंटरनल वाले फॉर्मूले में, या n की जगह माइनस n रख दीजिए इंटरनल वाले फॉर्मूले में, तो अपने आप किसका फॉर्मूला आपको मिल जाता है? एक्सटर्नल डिवीजन का। मतलब जब मुझे इंटरनल डिवीजन निकालना है 3:2 तो मैं खट से निकाल लूंगा। कोई बोले इंटरनल से एक्सटर्नल करना है तो हम जस्ट 3 की जगह या तो -3 डाल देंगे उसी फॉर्मूले में, या 2 की जगह क्या डाल देंगे? -2 डाल देंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिल्कुल सेफली हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला आ जाएगा। एक्सटर्नल के लिए अलग से गणित नहीं लगाना है आपको, इंटरनल निकालना है, इंटरनल के ही फॉर्मूले में आप m की जगह -m
या n की जगह क्या रख दीजिएगा -n, अपने आप बन जाएगी बात। डन है। कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं ना, वर्किंग रूल टाइप की चीजें। पहली चीज, कभी भी अगर ऐसी चीज आए है ना, कभी भी ऐसी चीज आए कि भाई बताओ ये पॉइंट, क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा और उसमें कहीं एक चीज ऐसा होगा कि ये पॉइंट इसको इस रेशियो में, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये बतलाओ। या निकालना है कि एक पॉइंट है जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको कभी भी अगर ऐसी चीज है ना कि भाई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और आपने m/n माना, तो ये गधेपने का सबूत है ना, क्योंकि आपने m/n मान के आपने क्या किया कि दो दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए। अब कोई बोले सर इसमें गलती क्या है? गलती कुछ नहीं है बेटा, गलती सिर्फ ये है कि आप पढ़ते नहीं हो, गलती सिर्फ ये है कि आप सुनते नहीं हो, गलती सिर्फ ये है कि आप फॉलो नहीं करते हो, और कोई गलती नहीं है। तो कोई बोले m/n मान के सर हम उस पॉइंट का निकालेंगे किस तरीके से रेशियो आ रहा है, नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा, है ना। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो दो वेरिएबल अननेसेसरी आप डाल रहे हैं। आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा भाई, आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा उस रेशियो को λ/1। क्या मानना पड़ेगा उस रेशियो को? λ/1। समझ में आ रही बात? कि कभी भी आप उसको m/n नहीं मारेंगे, हमेशा λ/n या m/1 q/1 कुछ भी ऐसा मान सकते हैं ना, लेकिन दो दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस हम नहीं करने वाले, दो दो वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अगर आपने माना कि भाई λ/1 में डिवाइड कर रहा है, सपोज कर लो कि आपने बिल्कुल मेरी बात मानी, फॉलो किया बढ़िया तरीके से, शानदार, आपने λ/1 माना और सॉल्व किया कि भाई ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब दो चीजें हैं, या तो लैम्डा पॉजिटिव आएगा या फिर लैम्डा नेगेटिव आएगा। लैम्डा पॉजिटिव का मतलब हो गया कि जिस रेशियो को आप निकाल रहे थे ना कि भाई ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो तो आ गया आपको, और साथ ही साथ ये भी आ गया कि वो जो पॉइंट होगा वो इंटरनल डिवीजन का पॉइंट होगा। अगर लैम्डा पॉजिटिव आया, अगर लैम्डा पॉजिटिव आया है तो वो क्या हो गया? इंटरनल डिवीजन का पॉइंट। और अगर आपने रेशियो निकाला, आपका रेशियो आ गया -3:2, और आप पगला रहे हो कि सर ये माइनस कैसे आ गया, क्या है? तो माइनस से कोई डरने की बात नहीं है, रेशियो आप 3:2 ही लीजिएगा। माइनस का सिग्निफिकेंस है, माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है कि वो एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, m की जगह -m या n की जगह -n करेंगे तो वही नेगेटिव साइन यहां पे आपको मिला है। यानी कि लैम्डा पॉजिटिव होगा तो आप क्या मानिएगा? इंटरनल डिवीजन का पॉइंट, और लैम्डा नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नल का, है ना। कोई बोले सर मैंने गलत कैलकुलेशन करके कर दिया था, तो भाई अब उसका तो क्या ही कर सकते हैं ना। आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। तो कभी भी m/n आए तो आपको λ/1 मानना है, लैम्डा पॉजिटिव आए तो इंटरनल डिवीजन, और लैम्डा नेगेटिव आए तो एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट वो होगा, है ना। यानी नेगेटिव साइन से अपन को डरने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट एक टर्म आएगा गाइस, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, है ना। नेक्स्ट एक टर्म हम लोग देख रहे हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, ठीक है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, है ना। नेक्स्ट टर्म हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, ठीक है भाई। चलिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स देखते हैं क्या है। जैसे हार्मोनिक कॉन्जुगेट में कुछ खास नहीं है, सिंपल सा है। मान लीजिए कि ए बी आपके पास एक लाइन है ना, ए बी लाइन सेगमेंट है या लाइन है, जो भी मान लीजिए। और बच्चों अभी अभी हमने बात की है ना कि देयर कैन बी टू पॉइंट्स जो इसी ए बी को
सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यस और नो? हमने अभी अभी बात की कि ए बी को, जैसे कोई बोलता है ना कि ए बी को कोई डिवाइड कर रहा है सी पॉइंट इन द रेशियो, है ना, m:n, तो ये सी के दो पॉइंट्स आएंगे, है ना, इस लाइन पे, एक तो इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन। तो मान लीजिए कि हम लोग बोल रहे हैं कि एक पॉइंट यहां पे सी है जो AC इज टू CB को रख रहा है m:n, है ना, सी इंटरनल पॉइंट है, और कोई बोले कि D एक इंटरनल पॉइंट है जो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है m:n, है ना, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एकदम सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। AD इज टू DB क्या है फिर से m:n, तो D आपका होगा एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट, सी इंटरनल डिवीजन का पॉइंट है, डी क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट है, और ये भी किस रेशियो में डिवाइड कर रहेगा, इस m:n, ठीक है। तो ये जो सी और डी हैं, इनको हम कहते हैं एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ये वर्ड है, सुन के घबराना नहीं है ना। तो हम लोग कि ए बी जो लाइन है उसको सेम रेशियो में काटने वाले दो ऐसे पॉइंट्स होंगे उस लाइन के ऊपर। ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, दो होंगे, अनलेस कि वो मिड पॉइंट ना हो, है ना। मिड पॉइंट के केस में बस एक पॉइंट आएगा, बाकी आप जो भी रेशियो लोगे हमेशा आपके पास कितने पॉइंट्स अवेलेबल होंगे, उपस्थित होंगे, आपके सामने हाजिर होंगे, दो पॉइंट्स होंगे, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इन दोनों पॉइंट्स को कहते हैं एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट्स ए एंड बी, विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है ना। तो लिखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं आपके लिए। लिखिएगा, लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स, let A and B be 2 points, let A and B be 2 points, and let A and B be 2 points, and C and D are 2 points, let A and B be 2 points, and let C and D are 2 points, and let C and D are 2 points, which divides the line joining AB, and let C and D be 2 points, and let C and D be 2 points, which divides the line joining AB, 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 which divides the line joining AB in the same ratio, which divides the line joining AB in the same ratio, which divides the line joining AB in the same ratio, then which divides the line joining AB in the same ratio, then C and D are called as, harmonic conjugates of each other. Then C and D are called as harmonic conjugates of each other. Then C and D are called as harmonic conjugates of each other. Then C and D are called as harmonic conjugates of each other with respect to the points A and B. Then C and D are called as harmonic conjugates of each other with respect to the points A and B. ठीक है। कोई संदेह हो तो बता दीजिएगा। हम लोग बोले सिंपल सी बात है कि हम लोग बोले क्या कि सी और डी, है ना, दो पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे को, सॉरी, सी एंड डी दो पॉइंट्स हैं जो लाइन ज्वाइनिंग ए बी को, है ना, रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो सी और डी को क्या कहते हैं, एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स ए एंड बी, विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स ए एंड बी। ये क्लियर है क्या? अच्छा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट रहने का, लिखने का या बोलने का एक मकसद भी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आने वाली है ना, और दैट्स व्हाई द नेम हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स कम्स। कभी भी ऐसा हो कि सी और डी अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कभी भी ऐसा हो कि ए बी को सी और डी क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बच्चों जो ए सी है, ए बी है और जो ए डी है, दे आर इन एचपी। एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब एपी का उल्टा। एपी का उल्टा। किसका उल्टा? एपी का उल्टा। तो यानी हम लोग बोले एसी, एबी और एडी जो है, दे मस्ट बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे तो इसका मतलब 1/AC, 1/AB और 1/AD
मस्ट बी इन एपी, है ना, इसको प्रूव करने वाले हैं। मस्ट बी इन एपी यानी कि 2 टाइम्स द मिडिल टर्म यानी 2 अपॉन ए बी मस्ट बी 1 अपॉन ए सी प्लस 1 अपॉन ए डी, है ना। 2 टाइम्स द मिडिल टर्म दैट इज 2 इंटू 1 बाई ए बी इक्वल टू 1 बाई ए सी प्लस 1 बाई ए डी। अब सुनिएगा, यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया, सुनिएगा ध्यान से, ए बी को ऊपर ले जा रहे हैं, ए बी अपॉन ए सी प्लस ए बी अपॉन ए डी को अगर मैंने 2 प्रूफ कर दिया भाई, तो काम हो जाएगा मेरा, हाँ या ना। अगर मैं ए बी ऊपर ले जाइए, ए बी अपॉन ए सी और प्लस ए बी अपॉन ए डी को 2 प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा ना। जैसे 2 प्रूव करोगे ए बी नीचे आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, और ये रिजल्ट आ गया मतलब ये एपी में आ गया, मतलब ये एचपी में आ गया, हो गया काम। तो इस वैल्यू को मैं निकाल के देख रहा हूं ना, ए बी अपॉन ए सी प्लस ए बी अपॉन ए डी, अगर ये 2 आ गया तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो चलिए अभी हमें पता है ये रेशियो के बारे में m/n, है ना। तो सुनिएगा ध्यान से बच्चों, है ना, ए बी को मैं लिख रहा हूं, ए बी मतलब यहां से यहां तक की चीज है ना, इसको मैं लिख रहा हूं ए सी प्लस सी बी। देख लो, आप लोग भी देख लो, क्या लिख रहा हूं मैं, ए सी, है ना, ए बी को लिख सकते हैं ना, ए बी को लिख सकते हैं ए सी और प्लस सी बी। और अब देखना, अब इस ए बी को लिख रहे हैं, ये नीचे ए डी है ना, अब इस ए बी को लिख रहे हैं, अब इस ए बी को यहां से यहां तक वाले डिस्टेंस को लिख रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं दिस मस्ट बी ए डी माइनस बी डी, है ना। तो देखना, हम लोग बोले अब इसी ए बी को फिर से एक और तरीके से लिख रहे हैं, ए डी माइनस बी डी। चेक कर लो एक बार बच्चों, आप चेक कर लो आप एक बार, क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है, क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ये ऐसा लिखा जा सकता है तो उसका अगला स्टेप सुनिएगा, यहां पे ए सी अपॉन ए सी वन प्लस सी बी अपॉन ए सी, और यहां देखो ए डी अपॉन ए डी वन और माइनस बी डी अपॉन ए डी। अच्छा देखना, ये 1 प्लस 1 हो गया 2, और बच्चों सी बी अपॉन ए सी, तो देखो इस रेशियो को देखो, ए सी अपॉन सी बी इज m/n, तो सी बी अपॉन ए सी इज n बाई एम, दिस इज n बाई m, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। दूसरा ए बी डी अपॉन ए डी देखना, तो ए डी अपॉन बी डी इज m/n, तो ये हो जाएगा n बाई m। तो ये कैंसल आउट होके कितना रिजल्ट दे रहा है, 2 दे रहा है, 2 दे रहा है। तो यानी इसका मतलब ए बी को जब नीचे लाओगे तो यही रिजल्ट तो बन जाएगा, और अगर ये रिजल्ट बन गया तो इसका मतलब ये एपी में और ये एपी मतलब ये एचपी में। यानी कभी भी अगर ऐसी चीज हो रही हो, है ना, कि देयर आर 2 पॉइंट्स सी एंड डी व्हिच इज डिवाइडिंग ए बी इन द सेम रेशियो, तो पहली चीज हो गई कि सी और डी एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गए विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स ए एंड बी। दूसरी चीज क्या हो गई भाई, मैथमेटिकली यू कैन राइट कि ए सी, ए टू बी एंड ए टू डी, दिस मस्ट बी इन एचपी। क्लियर है क्या? देख लो भाई, फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए एक बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा सवाल हम देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट joining A2,3 and B5,6 is divided by 3,4. Find harmonic conjugate of find harmonic conjugate of 3,4 with respect to A and B, है ना। सिंपल सा सवाल है, करके देखिए बच्चों। आया क्या भाई, रह गए? ठीक है, चलिए अब तो क्या बोले, मेरे ख्याल से है तो इजी सवाल, बट आप लोगों को शायद नहीं जमा, है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं। A2,3
तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि यार ये अंदर वाला पॉइंट है या बाहर वाला पॉइंट है, वो पहले समझना पड़ेगा, है ना? जैसे हमने बोला कि भाई ए 2,3 है और बी है आपका 5,6, तो ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि ये अंदर वाला ही पॉइंट होगा, है ना? C3,4 टाइप का। देख लो आप, देख लो, है ना? ये अंदर वाला ही पॉइंट होगा, है ना? और इसको अगर हमने बोला कि भाई λ/1 के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो 5λ प्लस 2 अपॉन λ प्लस 1 इज गोइंग टू बी 3। यानी यहां से 5λ प्लस 2 इक्वल टू 3λ प्लस 3 आ रहा है। यानी कि 2λ इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब लैम्डा की वैल्यू हाफ आ रही है गाइस। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर लैम्डा की वैल्यू हाफ आ रही है, तो ये जो पॉइंट है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये इसको डिवाइड कर रहा है आपको 1:2 रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना? किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 रेशियो में, देख लो, है ना? तो हम लोग बोले कि ये 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब जो पॉइंट आएगा, है ना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब AD/DB भी 1:2 ही होना चाहिए। AD/DB भी 1:2 होना चाहिए, यानी A के पास होना चाहिए। A के अगर पास आप रखते हो, है ना, मान लो कहीं भी रख लो, है ना, मुझे नहीं पता कहाँ आएगा, बट हमने बोला कि चलो पास रख लेते हैं, तो D इधर कहीं आएगा। तो AD अगर 1 है, तो D to B is 2, D to B is 2। इसका मतलब क्या हो गया भैया कि जो AB होगा ये 1 होगा, है ना? समझना ध्यान से, बहुत आराम से। AD 1 है क्योंकि AD is 1:2, AD अपॉन DB is 1:2, तो ये 1 है और DB है 2। तो बेटा यहां से यहां तक 2 है और ये 1 है, तो ये 1 हो गया ना? तो यानी आप A को मिड पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हो कि ये वाला और ये वाले लाइन को ज्वाइन करने वाले का मिड पॉइंट। तो उसको चाहो तो तुम अल्फा बीटा मान लो D को। तो हम कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट के हिसाब से निकालूंगा तो अल्फा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 2 और बीटा प्लस 6/2 इक्वल टू 3। यानी अल्फा की वैल्यू मुझे लग रहा है कि यहां से आ रही है -1 और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 0। यानी जो पॉइंट डी होगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला, वो है बेटा आपका -1,0, जो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत निकाला है या आया भी नहीं है ना? देख लो, नहीं समझ में आया तो बताइएगा। दिस इज -1,0। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स A, B and C are, है ना, A, B and C are 4,1, 5, -2 and 3,7. Or you can write the word respectively, and find possible coordinates of D so that the figure formed by 4 points is a parallelogram. I hope you know parallelogram is a parallelogram. ट्राई कीजिए जी।
ठीक है, सुनिए ध्यान से। अब आ रही है आवाज, है ना? आप सुनना, है ना? मैंने बोला कि ये तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं एबीसी, है ना? एक तो दिया हुआ है 4, 1 दिया हुआ है, एक 5, -2 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है आपका 3, 7। ये तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं और बोल रहा है क्या कि ये जो 4 पॉइंट से जो फिगर बन रहा है ये एक पैरेललोग्राम है। तो एक तो मैं ऐसे सोच सकता हूं कि भाई ये मैंने बना लिया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपको पता है एक बहुत अच्छी सी चीज होती है ना? कैसे वो तो पता ही, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, वो सब पता है। इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इसके डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं दोस्त, तो यानी कि एसी और बीडी, है ना, ये अगर बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट निकालना आसान है मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहेगा कि ये हो जाएगा 4 + 3 7/2, 7/2 और फिर 7 + 1 8/2 मतलब 4, है ना? तो अगर आपने इसको अल्फा बीटा माना तो आपके हिसाब से मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? अल्फा + 5/2 = 7/2, है ना? और बीटा -2/2 = 4। तो यानी अगर कटता है तो अल्फा की वैल्यू एक तो आ रही है 2 और बीटा की वैल्यू आ रही है ना 8 और +2 10। तो एक पॉइंट तो दोस्त आ रहा है आपका 2, 10, एक पॉइंट आ रहा है। क्या बस यही पैरेललोग्राम पॉसिबल है? क्योंकि पॉइंट्स डिफाइन नहीं कर रहा, ये बता रहा है कि आप चारों से जो बनेगा ना वो एक पैरेललोग्राम हो। तो मैंने क्या कहा साहब कि आप ऐसे भी तो सोच सकते थे, आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं सोच सकते कि ये जो पॉइंट है ये डी हो, ये जो पॉइंट है ये डी हो, यानी आप इधर से छोड़ देना, इधर ये वाला छोड़ देना। अब ये ट्रायंगल देखो और डी पॉइंट देखो, देखो ये वाला बन रहा है पैरेललोग्राम, ये देखो। और अगर ये पैरेललोग्राम बन रहा है दोस्त, अगर ये पैरेललोग्राम बन रहा है तो क्या आपको फील आ रहा है कि यहां भी वो जो डायगोनल बाइसेक्ट करने वाला खेल है वो होगा, है ना? इस बार डायगोनल कौन है? इस बार डायगोनल कौन है? इस बार डायगोनल ए बी है। आप देखो ये पैरेललोग्राम की बात हो रही है, फिर से ना कंफ्यूज मत हो ना, ध्यान से देख लेना, है ना? को बोले डी, तो डी की जगह आप डी डैश कर दीजिए ना, पॉसिबल डी के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल रहे हैं, राइट? तो हम लोग कि ये देखिएगा, तो ये जो है ये फिर से मिड पॉइंट बाइसेक्ट करेगा, पैरेललोग्राम है। तो 4 + 5 एक 9/2, है ना? और 1 - 2 दैट इज -1/2, है ना? ये पॉइंट आ गया। कोई बोले इस पॉइंट को मैंने गामा डेल्टा मान लिया साहब, तो मिड पॉइंट से गामा + 3/2 = 9/2 एंड डेल्टा + 7/2 = -12। तो ये गया और गामा की वैल्यू आ रही है 6 और डेल्टा की वैल्यू आ रही है -8, यानी कि एक पॉइंट है 2, 10, तो एक पॉसिबल पॉइंट है 6, -8 भी है। क्या और पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? हाँ साहब, और भी बन सकती हैं। और भी एक पॉसिबिलिटी बचती है, देखिएगा ध्यान से, है ना? एक पॉसिबिलिटी और ही बचती है। हमने बोला ये एबीसी ट्रायंगल था, तो मैंने क्या कहा कि अगर एबीसी ट्रायंगल था तो मैं एक क्या सोच रहा था, कि इधर से एक आ जाए, है ना? थोड़ा-सा यार अब डायग्राम की बात है ना, बाकी आप देख लीजिएगा और एक इधर से आ जाए, है ना? ये भी एक पैरेललोग्राम बन सकता है ना, इसको आपने मान लीजिए डी डैश डैश कह दिया। तो आप देखिए ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है, मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना? ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है आपका, ये भी। तो यानी यहां से भी हम वही खेल खेलेंगे कि ये और ये, है ना, ये क्या है, बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। अगर बाइसेक्ट करेगा तो इसका मिड पॉइंट निकालिए इधर से, 3 + 5 8/2 दैट इज 4 और 7 में से 2 गया 5, 5/2, है ना? और इसको अगर आपने P, Q माना, इसको अगर आपने P, Q माना, है ना? तो देखिएगा P + 4/2, है ना? P + 4/2 = 4 एंड Q + 1/2 = 5/2। तो ये गया और 8 - 4 4, यानी कि ये दिस इज 4, नहीं सॉरी 8 - 4, हाँ ठीक है। और Q की वैल्यू भी 4, यानी एक और कोऑर्डिनेट आ गया क्या, 4, 4। तो बहुत सारे बच्चे बस एक कोऑर्डिनेट निकाल के छोड़ देते हैं सवाल को, है ना? जबकि पॉसिबिलिटी इस पैरेललोग्राम के बनने की भी है चारों पॉइंट्स की, फिर इस पैरेललोग्राम के भी बनने की है और फिर इस तरीके से भी एक पैरेललोग्राम बनने की है। यानी डी की ओवरऑल इस प्लेन में 3 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं
और उसके हिसाब से पॉइंट्स क्या क्या रहे 2,10 एक तो, दूसरा एक रहा 6,-8 और एक लास्ट 4,4। ये 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे। देख लो भैया 2,6 तो कहीं से भी नहीं आएगा। हाँ मतलब आ सकता है क्या कहते हैं उसको, गलती से। ठीक है लिख लिया सबने, लिख लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, द मिड पॉइंट्स ऑफ the sides of a triangle are 1, 2, 0, -1 and 2, -1 and 2, -1. Find the coordinates of vertices. चलो जी फटाफट से करिए। ओके गाइस चलिए देखते हैं। एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हम लोग बोल रहे हैं कि देयर इज अ पॉइंट ए, बी और सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता है ना, ये मुझे निकालने हैं ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा या पी क्यू, ऐसा मान लीजिए अल्फा बीटा पी क्यू एंड आर एस, है ना। और इसके मिड पॉइंट्स पता है मुझे, मिड पॉइंट्स मुझे पता है 1, 2 एंड 0, -1 और इसका भी मिड पॉइंट पता है मुझे 2, -1। तो पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट पे काम कर लेता हूं, है ना। मिड पॉइंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं ना भाई, तो अल्फा प्लस पी अपॉन 2 इज 1, तो अल्फा प्लस पी इज 2। फिर p प्लस आर अपॉन 2 इज 0, तो p प्लस आर इज 0। फिर हम लोग बोल सकते हैं r प्लस अल्फा अपॉन 2 इज 2, तो r प्लस अल्फा इज 4। अब आप सबको अगर जोड़ते हैं बच्चों, तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस p प्लस r इज 6 और 2 टाइम्स अल्फा प्लस p प्लस r इज 6, मतलब अल्फा प्लस p प्लस r इज 3। सो नाउ कमिंग बैक टू अवर प्रॉब्लम, अल्फा पी आर निकालने के लिए, है ना। तो देखो अल्फा प्लस पी 2 है, मतलब ये अगर 2 है बच्चों, तो आर की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी 1। फिर p प्लस आर अगर 0 है, तो p प्लस आर 0 है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3। और अल्फा प्लस आर, है ना, अगर 4 है, तो मुझे लग रहा है कि p की वैल्यू आ रही है आपकी -1, -1। आई थिंक करेक्ट है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक पॉइंट तो अल्फा का ये 3 हो गया, है ना, कॉमा देख लेते हैं अभी। p का हो गया आपका कितना -1, कॉमा देख लेते हैं अभी। और एक हो गया आपका r1, कॉमा देख लेते हैं अभी। अब हम ऐसे ही काम करेंगे किसके लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए भी करेंगे, है ना। तो देखना यहां बीटा प्लस क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, तो बीटा प्लस क्यू इज 4। फिर देखना q प्लस एस अपॉन 2 इज -1, तो q प्लस एस इज -2। ऐसे ही s प्लस बीटा अपॉन 2 इज -1, सो दिस इज अगेन -2। जोड़िएगा तो मुझे लग रहा है कि बीटा प्लस क्यू प्लस एस 2 टाइम्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो बीटा प्लस क्यू अगर 4 है, तो s की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त, -4, है ना। बीटा प्लस क्यू 4 है, तो s की वैल्यू हो गई -4, यानी एक तो वैल्यू हो गई 1, -4। फिर ऐसे ही आप q प्लस एस अगर -2 है, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये पॉइंट हो गया 3, 2। और अगर ये -4 और 2 है, तो डेफिनेटली ये 2 ही होगा, तभी 0 आएगा सब। तो यानी आई थिंक जो तीनों पॉइंट हैं -1, 1, -4 एंड 3, 2, मेरे ख्याल से नितिन और कृष्णकांत से शायद मैच कर रहा है मेरा भी, तो ठीक है, सही होगा फिर। ठीक है बच्चों,
तो कुछ भी खास नहीं है ना, सही कैलकुलेशंस कीजिए नहीं तो गड़बड़ाएगा मामला। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 4 पॉइंट्स 4 points x1 y1 x2 y2 x3 y3 and x4 y4 are such that sigma I equal to 1 से 4 xi square plus yi square is less than equal to 2 times x1 x3 plus x2 x4 plus y1 y2 plus y3 y4. Then the 4 points constitute the vertices of, तो ऑफ कोर्स ये क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि कंस्टिट्यूट द वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वैसे मैं ऑप्शंस दे सकता हूं है ना, बट आप इसमें अप्रोप्रिएट जो डायग्राम बनेगा ना, इससे मैं हिंट नहीं देना चाहता हूं कि क्या बनेगा या किस तरह की पॉसिबिलिटी पे आप काम करने लग जाएं अचानक से, है ना। आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से ऑब्जर्व कीजिए कि ये चीज क्या कहता है, कैसे इस चीज को मैनिपुलेट कर देते हैं। आई एम नॉट गिविंग यू एनी हिंट, जानबूझ के नहीं तो मैं इसको प्रूव दैट में बदल सकता था, तो उसमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। तो आप थोड़ा सोचिएगा कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बनेगा, किस तरह का शेप होगा, क्या ये एग्जैक्ट पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस होगा, या किस तरह की चीज ऐसे बन के निकल के आएगी, है ना। तो ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही रख रहे हैं, और आई होप अपना सारा डिस्कशन हो रखा, बस इनइक्वालिटी का बाकी है 7-8 क्वेश्चन, तो वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना।